2023 के मिड में अगर आप पाकिस्तान, भारत, मिडल ईस्ट या कहीं से भी अपनी फैमिली के साथ कनाडा आ रहे हैं, तो माहाना खर्चा क्या होगा? आज की वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। इस हवाले से चंद चीज़ें हमें फ़र्ज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि उनका इम्पैक्ट होता है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। तो फ़र्ज़ मैं ये करूँगा कि आप आकर ओंटारियो में स्टे करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये फ़र्ज़ करूँगा कि आपका फैमिली साइज़ मेरी फैमिली जितना ही है, यानी एक मियाँ बीवी है और 2 बच्चे हैं छोटे, जिनमें बड़ा बच्चा 4-5 साल का है, छोटा बच्चा 1 साल का है, बच्चा है या बच्ची। तो ये चीज़ें देखकर हम चलते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज वो मिथ जो बहुत लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बना रखी है, अगर कहीं पर भी आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, ज़्यादातर वीडियोस 2020 की अपलोड हुई हुई हैं, 2021 की अपलोड हुई हुई हैं। तब और अब की कॉस्ट ऑफ लिविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि ग्रोसरीज़ की और हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से साल 2023 यानी इसी साल फरवरी के मिड में पाकिस्तान से पीआर वीज़ा पर यानी परमानेंट रेजिडेंट्स वीज़ा पर कनाडा आया हूँ। और अब हमें यहाँ पर आए हुए 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने मैं समझता हूँ ठीक ठाक अरसा होता है जिसमें इंसान को अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अब तक हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ बिन $3,700 पर मंथ ऑन एवरेज, यानी 3700 कनेडियन डॉलर्स। लेकिन हम लोगों ने बहुत बचत की है, मतलब बहुत ही बचत की है। इतनी बचत की है शायद जितनी बचत करनी नहीं चाहिए। और उसकी वजह ये पर्टिकुलरली नहीं थी कि पैसे हम बहुत कम लाए हुए थे या रिज़र्व में पैसे नहीं थे, बल्कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि ख़ास तौर पे मैं जब कॉन्शियस होता हूँ किसी चीज़ के बारे में या मुहतात होता हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट लेवल मुहतात होता हूँ कि हम एक नए मुल्क में आए हैं, हम ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। हमें यहाँ के निज़ामों का या यहाँ के जिसको कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस का जो एक सिलसिला होता है, एक सर्कल होता है रेगुलर बेसिस पर, उसका अभी उतने से अच्छे से अंदाज़ा नहीं है जितना मुझे पाकिस्तान के निज़ाम ज़िंदगी के हिसाब से था। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। और बिल्कुल बेसिक जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कोई आउटिंग्स नहीं की ज़्यादा, मतलब कोई डाइन आउट वगैरह नहीं किया। हम मुख्तलिफ शहरों में नहीं गए साइट सीइंग करने के लिए, हम नियाग्रा फॉल्स नहीं गए, हम इवन टोरंटो नहीं गए। तो हम लोगों ने ज़्यादा ना घूमा फिरा ना कुछ भी किया। शुरू में सिर्फ जो है ना बिल्कुल बुनियादी मीन्स के साथ हमने स्टार्ट लिया। तो हम लोगों ने बहुत कम अखराजात किए और हमने ट्रैवलिंग के लिए समझ लें कि 92% रिलाय बसेस के ऊपर किया है और बाकी 8% हम लोगों ने ऊबर्स पर रिलाय किया है। और उसके साथ भी हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो 3700 कनेडियन डॉलर आया है। अब उसका ब्रेक डाउन आप सुन लें। और मैं समझता हूँ कि अब अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो मुमकिन है कि अगर हमारे जैसा भी लाइफस्टाइल आप रखते हैं तो भी आपका 3700 नहीं खर्च होगा, आपका कम अज़ कम अब हो सकता है कि 4000 कनेडियन डॉलर्स खर्च हो। और अगर आप भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपका जो एवरेज मंथली एक्सपेंस है कनाडा में 5200 कनेडियन डॉलर्स समझ लें कि हमारे साइज़ की फैमिली को आज के दौर में ओंटारियो में पर मंथ चाहिए होगा फुल तरीके से जीने के लिए। मतलब फुल की भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। फुल में कोई कहता होगा कि मैं हर हफ्ते डिफरेंट प्रोविंसेस विजिट करूं तो वो मेरे लिए फुल है। तो वो डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लेकिन फुल का मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट गाड़ी हो और आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, जिसके बारे में भी मैं तफसील से बात करने वाला हूँ आगे जाके।
अच्छा, अब ये जो ब्रेकडाउन है, जो मैंने वो आपको बताया कि हमारा अभी फ़िलहाल के लाइफ़स्टाइल में 3700 खर्च हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? उसमें ये है कि हमारी जो बेसमेंट हमने रेंट की है, लीज़ पर ली है साल की, उसका किराया है 1800 कैनेडियन डॉलर्स विद ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड। तो 1800 वो हो जाता है हमारा माहाना ग्रोसरी का, ऑलमोस्ट 1000 कैनेडियन डॉलर्स लग जाता है हमारा। 2800 हो गया। 2800 में आप ऐड कर लें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑलमोस्ट हमारे पर मंथ 150 कैनेडियन डॉलर्स हो जाते हैं। तो ये बन गया 2950 कैनेडियन डॉलर्स। अब ऑब्वियसली रैंडम किस्म के खर्चे निकलते रहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप हेयर कट भी करवाते हैं तो वो भी 30 कैनेडियन डॉलर्स का है। और अगर आप किसी पार्क में जाते हैं तो उसकी एंट्री पर आपसे 40-50 कैनेडियन डॉलर्स ले लेते हैं 2 बंदों के। तो इस तरह के अखराजात मिलाकर जो लंप सम या टोटल मैं आपको बताऊं तो ऑन एवरेज माहाना हमारा 3700 कैनेडियन डॉलर्स खर्च हो रहा है। मतलब आप समझ लें कि 750 मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगाए हैं, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग दवाइयाँ जो हमें एडविल, टाइलेनॉल एक्सेट्रा लेना पड़ता है, या हम कभी कोई फर्नीचर ले लेते हैं, या हम कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। बंदा कहता है ये वन टाइम एक्सपेंस है, वन टाइम, लेकिन वन टाइम एक्सपेंसेस से जान ही नहीं छुड़ती। हर महीने कोई ना कोई वन टाइम एक्सपेंस आ जाता है, और वन टाइम एक्सपेंस इतना मेजर या सब्सटैंशियल अमाउंट का होता है कि अगर आप उसको महीनों पर डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 750 कैनेडियन डॉलर्स तो आपको मान के चलना ही चाहिए। अब अगर आप इसमें गाड़ी लेते हैं, और जो ये 750 कैनेडियन डॉलर्स था, इसमें ये भी इंक्लूड करें जितना मैंने लाइसेंस लेने में पैसा फूका है, यानी पहले तो 500 कैनेडियन डॉलर्स मेरा जी लाइसेंस हासिल करने और उसमें फेल होने में वेस्ट हो गया, और फिर G2 लाइसेंस लेने में फिर से मेरा 500 कैनेडियन डॉलर्स लग गया, और उससे पहले G1 की अलग से मैंने फ़ीस दी। तो ये अखराजात निकलते ही रहते हैं। इस वजह से मैंने 750 कैनेडियन डॉलर्स मिसलेनियस रखा अभी। लेकिन दिस इज़ वेरी बेसिक लिविंग, जिसमें हम लोग घर में पकाते हैं। एक तो माशाल्लाह हिना के हाथ में जायका ही अल्लाह ताला ने बहुत रखा है, बहुत अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह। तो हमें ऑनेस्टली बाहर का खाना मुझे अपील नहीं करता जितना घर का खाना अपील करता है। हाँ, ये है कि कभी फास्ट फूड हो गया, जैसे पोपॉयज़ से बर्गर्स खा लिए, तो वो एक और चीज़ है, लेकिन ये जो देसी खाना है मैं बिल्कुल भी बाहर खाना, या पिज़्ज़ाज़ भी मुझे बाहर के बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, हमारी ग्रोसरी काफ़ी लग्जूरियस किस्म की होती है। मैं ये मानता हूँ कि माशाल्लाह हम लोग वैसे पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, लेकिन खाने-पीने के हिसाब से अगर अपनी ग्रोसरी के बारे में मैं सम अप करूँ तो मैं कहूँगा कि उसमें मैं बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ता। ना मैंने अभी यहाँ पर कोई कसर उठा रखी है, ना मैंने पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में कहीं भी। मैं कहता हूँ कि मतलब खाना इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मुश्किलात में से गुजरने के बाद, खाना इज़ लाइक एन एक्टिविटी जिसको हम एंजॉय करते हैं एज अ फैमिली। तो वहाँ पर भी हमसे फिर वो हाथ रोका नहीं जाता। ये नहीं कि हम जा के रेस्टोरेंट्स में डाइन आउट करते हैं, जहाँ पर आप एक प्लेट सजी हुई आएगी तो वो कॉस्ट कर रही होगी 45 कैनेडियन डॉलर्स की। उसमें 2 सीख कबाब पड़े होंगे, 2 तिक्का बोटी, 2 मलाई बोटी पड़ी होगी, और 1 नान पड़ा होगा, और सलाद पड़ा होगा, और हम उसके 45 कैनेडियन डॉलर्स दे दें। नो, इसका मतलब ये है कि हम ग्रोसरी अच्छी करते हैं, उसमें समटाइम्स फ्रोज़न फूड्स भी हम ले आते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसमें हमारे मेजर एक्सपेंस लगता है। हो सकता है अगर आप ग्रोसरी करें तो आपका 1200 कैनेडियन डॉलर ना लगे पर मंथ, लेकिन हमारा लगता है बिकॉज़ ऑफ ऑल दैट। तो अभी इस लाइफ़स्टाइल में हम लोगों ने बिल्कुल गाड़ी तो अभी शामिल ही नहीं है। तो जब आप गाड़ी खरीदेंगे, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा जो मैंने इससे पहले बनाया है, जिसमें मैंने गाड़ी के अखराजात के मुतालिक बताया है, वो ज़रूर जाकर चेक करें। उसमें मैंने एक हकीकत बयान की है कि गाड़ी लेना कितना महंगा पड़ता है कनाडा में। समझ लें कि वो सब लोग जो गाड़ी लेकर ऊबर चला रहे होते हैं, ऊबर ईट्स कर रहे होते हैं, उनका, उनके टाइम का या उनकी अर्निंग का समझ लें एटलीस्ट 70% तो गाड़ी को मेंटेन करने में ही लग जाता है, और बाकी 30% कुछ बचत हो जाए तो हो जाए, और वो 30% इतनी होती है जो बंदा बस खा पी जाए, उससे बंदा अमीर नहीं हो सकता। तो गाड़ी अगर आप रखेंगे इस हमारे लाइफस्टाइल के साथ में,
तो आपका पर मंथ समझ लें एटलीस्ट 700 कनेडियन डॉलर्स का इजाफा हो जाएगा आपके एक्सपेंस में। अब मैं 700 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो आप जब नए नए कनाडा आए होंगे, आपकी कनाडा में कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होगी, हो सकता है आपके पास जी लाइसेंस भी ना हो, आप G2 ही लिया हो आपने मेरी तरह, तो G2 लाइसेंस वालों की इंश्योरेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जी लाइसेंस। और उसके अलावा नए इमिग्रेंट्स की वैसे ही ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी कोई ड्राइविंग हिस्ट्री कनाडा में नहीं होती। तो आपकी समझ लें कि ऑलमोस्ट 250 से 300 और हो सकता है कि 350 कनेडियन डॉलर्स भी आपकी इंश्योरेंस बन जाए। उसके बाद आपके फ्यूल एक्सपेंसेस हैं जो आप 250 लगा लें, चलें बहुत कम भी लगाते हैं, 200 ही अगर आप लगा लेते हैं तो 300 प्लस 200 टोटल 500 डॉलर्स ये बन गया। और बाकी जो 200 मैंने बताया है वो जो गाड़ी पे वन टाइम एक्सपेंसेस होते ही रहते हैं। कभी आपने विंटर टायर्स लगवाने हैं, कभी आपने इसकी ट्यूनिंग करवानी है, कभी सर्विस करवानी है, कभी कोई पुर्जा ख़राब हो गया, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी आपने ली, तो उसको अगर आप पर मंथ डिवाइड करें तो 200 तो आप रख ही लें। तो 700 का साफ साफ खर्चा ये ऐड हो जाता है आपके टोटल एक्सपेंसेस में अगर आप गाड़ी रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा 3700 खर्च हो रहा है, तो इसमें आप 700 ऐड करें तो ये बन जाएगा आपका 4400 कनेडियन डॉलर्स। अब बात आती है बच्चों की स्कूलिंग की। अब जैसे जोहा है उसको हम पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, तो पब्लिक स्कूल तो फ्री है। पब्लिक स्कूल की ट्रांसपोर्ट भी घर से आकर पिक करती है, घर पे ड्रॉप करती है। ना हमें बुक्स के पे करने पड़ते हैं, ना कुछ छोटे मोटे कभी ट्रिप्स पर जाना होता है तो उसके लिए लूनी टूनी देनी पड़ती है, या लूनी यहाँ पर कहते हैं $1 को, टूनी कहते हैं $2 को, या समटाइम्स 5 कनेडियन डॉलर्स दे देने पड़ते होंगे, कभी 10 हो जाता है, लेकिन इट्स ओकेजनल। जनरली मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत अच्छा रहता है शुरू में न्यू इमिग्रेंट्स के लिए कि अगर वो पब्लिक स्कूल में डालते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे अगर आपके छोटे हैं। लेकिन आपके अपने आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से या आपके अपने नज़रियाती रीजंस की वजह से अगर आप समझते हैं कि आपको इस्लामिक स्कूल में डालना चाहिए, जो मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे इसलिए तो स्पेशली ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक स्कूल में ज़ोहा को की ऑब्वियसली इस्लामियात तो उसको नहीं पढ़ाई जा रही होगी, या क्योंकि वो रिलीजन्स वैसे रिलीजन्स का हो सकता है वो इंट्रोडक्शन दे भी दें, लेकिन हम तो इस चीज़ के हिले हुए हैं ना, जैसे पाकिस्तान से आए हैं तो हमें कोई दीनियात पढ़ाई जाएगी या इस्लामियात पढ़ाई जाएगी या कोई सूरतें या कायदा या समथिंग, तो वो तो वहाँ पर सिस्टम नहीं है। उसके लिए आपको इस्लामिक स्कूलिंग ही करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना टाइम नहीं निकलता कि इंसान प्रॉपरली बच्चे को बिठाकर वो चीज़ पढ़ा सके, और ख़ासतौर पे घर में मतलब वैसे ही इतना वक्त नहीं होता। पाकिस्तान में तो आप लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम होता है, बच्चों के पास नानी दादी होती है या नाना दादा होते हैं, वहाँ पर वो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं बच्चों की, बच्चों का होमवर्क वो एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, या बच्चों की के खाने पीने को वो देखते हैं, या पढ़ाई लिखाई थोड़ा मतलब बहुत एक सपोर्ट हो जाती है बुज़ुर्गों के साथ होने से। लेकिन कनाडा में जब आप नए इमिग्रेंट्स की तरह आते हैं तो सिर्फ आप और आपकी इमीडिएट फैमिली ही होती है। उसमें अगर आपकी बीवी वैसे तो करेगी ही जॉब, लेकिन अगर मेरे वाला सिस्टम है कि आप सिर्फ एक ही बंदा है घर में जो काम करता है, तो आपकी बीवी के पास इतने काम होंगे घर के घरेलू काम करने वाले के इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चे के लिए ये कायदा पढ़ाना, क्योंकि ये एक बाकायदा चीज़ होती है। ख़ास तौर पे बच्चा स्कूल में तो पढ़ भी लेता है, लेकिन घर में जब तक उसको एक प्रॉपर तरीके से सेटअप बना के उसको एक इंतहाई सीरियस तरीके से उस चीज़ पर लगाया ना जाए तो बहुत मुश्किल होता है, बच्चे काबू ही नहीं आते। तो मैं समझता हूँ ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कम से कम कोई स्कूल ऐसा हो जो आपके बच्चों की दीनी तरबियत भी करे, उनको कोई कायदा पढ़ना सिखाए, उनको कुरान पढ़ना सिखाए। हम अपने लेवल पर ये करते हैं कि मैं और हिना दोनों बच्चों को सूरतें याद करवाने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह ज़ोहा का हाफ़ज़ा भी अच्छा है, उसको जैसे मैंने सूरह बकरा की आखिरी दुआ याद करवा दी, आयतुल कुर्सी याद करवा दी, नमाज़ पूरी याद करवा दी, और रिपीट करता रहता हूँ, वो भी करती रहती है, उसको याद हो जाता है माशाल्लाह। 3 दफ़ा अगर मैं रिपीट उसको करवा दूँ तो वो उसको याद हो जाती है चीज़।
उसके अलावा हमारी कोशिश होती है टीवी पर भी जो हम कार्टून्स लगाएं वो अंग्रेज़ी कार्टून्स की बजाय उमर एंड हाना लगा दें जो इस्लामी बातें बताएं, या प्रोफेटिक स्टोरीज़ लगा दें, या नूरानी कायदा हम टीवी पे लगा दें। तो उस वो भी एक बच्चों की थोड़ी ओरिएंटेशन हो जाती है, अच्छा ये भी एक चीज़ है, एक तरह का नॉलेज हमें लेना चाहिए। लेकिन कितना भी कर लें, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपके बच्चों को स्कूल से ये चीज़ नहीं डेली बेसिस पर सिखाई जाएगी तो बच्चे उस पटड़ी पर नहीं आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में डालें, और इस्लामिक स्कूल्स यहाँ पर प्राइवेटाइज्ड हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मतलब अभी मैंने फ़ीस पता की है, तो नर्सरी लेवल पर जो बच्चा है उसकी मंथली फ़ीस 480 कनेडियन डॉलर्स है। उसके अलावा 120 कनेडियन डॉलर्स वन टाइम मतलब पर ईयर चार्ज करते हैं फॉर द मटेरियल, जिसमें उसको सारी स्टेशनरी और वो सारी चीज़ें आती हैं, एंड $70 वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। मतलब आप समझ लें कि माहाना आपको 480 कनेडियन डॉलर्स देने होंगे, सालाना आपको एक दफ़ा 120, और जब आप दाखिला करवाएंगे उस वक्त आपको 70 कनेडियन डॉलर्स देने होंगे। और अगर आपके 2 बच्चे हो जाते हैं तो दूसरे बच्चे को थोड़ा कंसेशन मिलता है, मतलब कि पहले बच्चे की 480 कनेडियन डॉलर्स फ़ीस है, तो दूसरे बच्चे की आपको 390 कनेडियन डॉलर्स चार्ज किया जाएगा। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 4400 कनेडियन डॉलर्स तक हम वैसे ही पहुंच गए थे। अब 4400 में आप ये वाला एक्सपेंस ऐड करें, तो 480 आप ऐड करें 4400 में, तो ये बनेगा आपका 4880। 4880 में आप ये जो सालाना 120 एंड 70 है, इसको मंथली पर डिवाइड करके ऑलमोस्ट आप समझ लें कि आप इसको 15 कर लें, ठीक है, या 20 कर लें सीधा सीधा। तो 4880 था तो 4900 कनेडियन डॉलर्स बन गया। अब पब्लिक स्कूल में तो आपकी बस ले भी जाती है, छोड़ भी देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आपको खुद अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना होगा। उसका एक्सपेंस डेली का आप ऐड करें कम्यूटिंग का, तो माहाना कम से कम आपका, मैं समझता हूँ कि $100 तो कहीं नहीं गया, तो 4900 बना था तो सीधा सीधा 5000 बन गया। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा खुल के जिए, थोड़ा सा खुल के जिए का मतलब है कि अपने लिए आप थोड़ी आउटिंग करें, रिक्रिएशन करें, कभी पार्क्स में जाएं, कभी दूसरे शहरों में जाएं। अगर डेफिनेटली आपके पास गाड़ी है, आप फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब जैसे हम किसी शहर में हैं तो हमारे पास गाड़ी हो तो हम क्यों ना फिर टोरंटो जाएं, और फिर टोरंटो जाएंगे तो टोरंटो जाके आप खाली आने जाने का फ्यूल तो नहीं होगा, उधर जाएंगे, उधर आप खाएं पिएंगे, कोई पार्क्स में घूमेंगे, कोई रिक्रिएशन करेंगे। तो सारी चीज़ें मिला के कम से कम, ये तो मैंने बहुत छोटा खर्चा आपको बताया 500 का, आपको कम से कम $1000 मजीद चाहिए ज़रा खुल के सांस लेने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो खींच तान कर भी अगर बात की जाए ना, तो अगर आप अपने एक बच्चे को इस्लामिक स्कूल में डालते हैं और साथ में गाड़ी रखते हैं, और आप उसके अलावा ज़्यादा पैसे फेंकते नहीं हैं, बस मुनासिब मुनासिब सा गुजारा करते हैं, तो आपका कम से कम 5500 कनेडियन डॉलर्स कहीं नहीं गया, आपका लगेगा। ये जो सारे लोग बोल रहे हैं ना माहाना हमारे 3500 लग जाते हैं और हमारा गुजारा हो जाता है, आवर मंथली एक्सपेंसेस आर जस्ट 3500 कनेडियन डॉलर्स, दैट्स नॉट ट्रू। आज के दौर में एक फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए कम से कम 5500 और 5500 से 6000 कनेडियन डॉलर्स के बीच बीच में आपका मंथली खर्चा आएगा। अब आप बताएं कि आप अग्री करते हैं मेरी बात से, मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि मैंने आपको पूरा ब्रेक डाउन करके दिया है कि कितना आपका किराया होगा, कितना आपकी ग्रोसरी होगी, कितना आपका गाड़ी का एक्सपेंस होगा, कितना आपका स्कूल्स का खर्चा होगा, कितना आपका रिक्रिएशन या आउटिंग का खर्चा होगा। और इसमें मैंने तो आपको 1800 की मिसाल दी है कि मेरे केस में हम 1800 कनेडियन डॉलर्स में बेसमेंट में रह रहे हैं। वैसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जिनको हमारे जितनी ही बेसमेंट 2000 कनेडियन डॉलर्स में मिली हुई है, या बहुत से ऐसे हैं जो बेसमेंट्स में रहना ही नहीं पसंद करते, उनके अपने ही कुछ ऐसी प्रेफरेंसेस होती हैं कि कहते हैं कि उनको कम से कम 2 बेड अपार्टमेंट चाहिए। तो ऐसा अपार्टमेंट आपको कहीं भी 2200 कनेडियन डॉलर्स या 22 से 2300 में से कम में नहीं मिलेगा। तो ये बात आपकी 6000 से भी तजावुज़ कर जाएगी।
या कम से कम आप समझ लें कि 6000 कैनेडियन डॉलर्स आपका खर्चा आने वाला है अगर आप 4 बंदों की फैमिली यहाँ पर आते हैं और आप बहुत बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं यहाँ पर। तो इतना पैसा अगर आपके पास है तभी कनाडा आने का सोचें, वरना इस प्रोसेस में मत पड़ें, इसमें बहुत पैसे वेस्ट होते हैं। अभी तो मैंने पूरी कॉस्ट कवर नहीं की, कल की वीडियो में करने की कोशिश की थी लेकिन वक़्त की कमी के बायस मैं कर नहीं पाया था वो चीज़ें एक्सप्लेन ठीक से। लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरे एक्सपेंसेस बताऊँगा कि शुरू से आखिर तक मेरा कितना खर्चा है। आपको पता चलेगा कि ये बात ऑलमोस्ट करोड़ रुपए तक जाती है। तो ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट है, पैसे की भी, वक़्त की भी। तो अपनी जो है ना साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग करें और सोचे-समझे डिसीजंस के साथ फॉरवर्ड मूव करें। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? क्या आप इत्तेफ़ाक करते हैं मेरे इस पैसों के या कॉस्ट के ब्रेकडाउन से? और आप क्या समझते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो कम से कम आपको कितने चाहिए होंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। माशाल्लाह भी लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।